औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग ठीक हैं और प्रीवियस लेक्चर को आप जो है वो कवर कर चुके हैं। अभी तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आप लोग जो है अपने जो असाइनमेंट है उसको भी जो है वो सबमिट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो भी सिंस दिस वाज द फर्स्ट वीक, सो आप आज तक जो है वो सबमिट कर लें। अदरवाइज फिर उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। बिफोर गोइंग इनटू द कंटेंट, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। हमने लास्ट लेक्चर में जो है जो हमारा कंसंट्रेशन था वो था अलगारिदम डेवलपमेंट के ऊपर या डिज़ाइन मेथड के ऊपर। हमने एक और अलगारिदम के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर और कन्वेंशंस के ऊपर वी स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल अलगारिदम इंसर्शन सॉर्ट, और हमने उसका आइडिया डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि जी अलगारिदम जो है वो सोडो कोड के फॉर्म में हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। एंड उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट को इटसेल्फ डिस्कस किया विद सर्टेन एग्जांपल्स, हमने उसे इलस्ट्रेट किया। और उसके बाद फिर हमने जो है मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि आप उसको जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर दें और देखें कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया हो जिस तरीके से मैंने आपको कहा है, तो डेफिनेटली आज के लेक्चर से जो है वो ऑनवर्ड, स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में आपको उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था जस्ट विद वेरी सिंपल टेक्निक। उस टेक्निक का भी हमने नाम भी डिस्कस नहीं किया। तो हम आगे जाके जब दूसरे डिज़ाइन मेथड्स पे जाएंगे तो उसमें हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा मेथड जो है वो हमने यूज़ किया था। लेकिन आज के लेक्चर में अगेन हम जो है वो दूसरे पार्ट को जो है उसके दूसरे पार्ट जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वर्क, राइट। जिस अलगोरिथम को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसी के ही एनालिसिस के ऊपर आज हम जो है वो हमारी डिस्कशन होगी। और साथ में ये भी होगा कि हम जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हैं वो भी हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, और ऑब्स्ट्रिक्शंस और ये सारे कि कौन कौन से पॉसिबल ऑब्स्ट्रिक्शंस जो हैं वो हम जो है वो अचीव कर लें। लाइक इन प्रीवियस क्लास मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि आप एग्जैक्ट एनालिसिस परफॉर्म करें, लेकिन एग्जैक्ट एनालिसिस जो है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स नॉट ओनली पॉसिबल समटाइम्स, बट इट्स नॉट इवन द रिक्वायरमेंट समटाइम्स एज वेल, राइट। सो इसलिए हमें जो है हमारा मतलब जो है हमारा कंसर्न एनालिसिस से ये है कि मल्टीपल मेथड्स हों तो हम उसे एनालाइज करें कि इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जो है उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो वो हमें एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हम बेसिकली रनिंग टाइम को जो है वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उस फंक्शन के ग्रोथ को जो है वो फिर यूज़ करते हैं कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से। सो एनीवेज वो आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में इसलिए बताना चाह रहा था कि प्रीवियस लेक्चर के साथ हम इसको किस तरीके से कनेक्ट कर लें। सो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है एनालाइजिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल को। इट्स अ कंप्यूटेशनल मॉडल, क्योंकि जब भी हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो वो एल्गोरिथम जो है वो वन मॉडल या अदर मॉडल को जो है वो फॉलो कर रहा होगा। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे जो है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, डिस्क्राइब करें या एक्सप्लोर करें कि हमारा जो मॉडल होगा कंप्यूटेशन का वो बेसिकली क्या होगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अलगारिदम के रनिंग टाइम को जो है वो किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इनपुट साइज क्या है, और फिर how it depends on how it basically impact the running time or the efficiency of an algorithm, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो जाएगी। और उसके बाद जो है वो फिर हम इंसर्शन सॉर्ट के एनालिसिस की तरफ जो है वो मूव करेंगे। और इंसर्शन सॉर्ट के एनालिसिस में हमारे पास कुछ केसेस हैं, क्योंकि वो केस टू केस वो वेरी कर रहा है और केस टू केस उसका जो रनिंग टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट और वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास है कि हम उसको डिस्कस कर लें। उसके बाद जब हम बेस्ट और वर्स्ट केसेस को डिस्कस कर लें तो हमारे पास हम एक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि एनालिसिस नहीं, हम एक कंपैरिजन देंगे कि जी वर्स्ट केस और एवरेज केस, क्योंकि हम बेस्ट और वर्स्ट केसेस की बात कर रहे होंगे तो एवरेज केसेस का क्या बनेगा, मतलब एवरेज केसेस का जो है वो उस पर हम क्यों कंसंट्रेट जो है वो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद
ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, जिस तरीके से मैंने कहा था कि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास बेसिकली हम फंक्शन के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर दें, और जो है उन फंक्शंस को जो है वो फिर हम एक दूसरे के साथ जो है वो क्या करें, कंपेयर करें। तो हम इस पे बात करेंगे, और आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग एन असाइनमेंट, और हम असाइनमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट क्या है और वो कब से आप उसको किस तरीके से परफॉर्म। पहले हमने ये देखना है कि एनालिसिस का जो बेसिक प्राइम कंसर्न है वो क्या है। सो एनालिसिस में जो है हम बेसिकली एल्गोरिदम को जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसके उन रिसोर्सेज को प्रेडिक्ट करते हैं। नॉर्मली ये रिसोर्सेज जो हैं, इट कुड बी द हार्डवेयर स्ट्रक्चर, इट कुड बी द स्टोरेज, इट कुड बी द रैम, it could be RAM, and it could be the running time as well. So नॉर्मली हमारे पास जो है, जब भी हम रिसोर्सेज अलगारिदम के रिसोर्सेज या एनालिसिस की बात करते हैं, तो बेसिकली हम उसके रनिंग टाइम की बात करते हैं कि वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा होगा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ इस सारे के सारे बुक में हमारी कंसंट्रेशन बाकी चीज़ों पे नहीं होगी, तो they could play a very vital role in determining the efficiency and all these kind of things as well. But the only major point is the time, is the running time, और running time के ऊपर ही हम यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जब हम प्रोडिक्शन की बात करते हैं कि रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्रोडिक्ट करें, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रनिंग टाइम, हमें कंप्यूटेशनल मॉडल चाहिए। सो सबसे पहले हम कंप्यूटेशनल मॉडल को देख लेते हैं कि इस बुक के अंदर जितने भी एल्गोरिथम हम डिस्कस कर रहे हैं उनका कंप्यूटेशन मॉडल जो है वो क्या है। ठीक है। So the computational model that we are using in this book is called the random access machine model. So this is not like the RAM and ROM, right? So this RAM is basically the random access machine model, right? So instructions in RAM model are executed one after another. It means that we are talking about sequential programming. We are talking about sequential programs, right? So that's why we are not talking about any concurrency at all. We are not talking about the concurrent or the parallel operation. So we are not talking about the parallel programming here. हमारा कंसर्न जो है वो यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो अलगारिदम के स्टेप्स हम लिखते हैं, प्रोसीजर्स हम लिखते हैं, जो अलगारिदम्स हम लिखते हैं, वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। अब हमारे पास हर एक इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना और उसके एसोसिएटेड टाइम कॉस्ट को हम वी कॉल इट अ कॉस्ट, राइट, क्योंकि it takes it as a parameter, right? So हर एक इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके एसोसिएटेड कॉस्ट को, इट्स क्वाइट अ tedious job to determine. So इंस्टेड ऑफ दिस कि हम क्या करें, हर इंस्ट्रक्शन के एसोसिएटेड कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करें और फिर ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करें, हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली जो है वो जो मोस्ट कॉमनली प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे रियल कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। सो हमारी कंसिडरेशन यहाँ पे क्या होगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम एब्स्ट्रैक्शन पे ही चले गए, क्योंकि यहाँ पे जब हम इंस्ट्रक्शन और उसके एसोसिएटेड टाइम कॉस्ट की बात करते हैं तो हमने जिसको डिस्कस किया कि वो डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ अबाउट द एग्जैक्ट टाइमिंग, राइट, जो कि वॉल क्लॉक टाइम से आपके पास मिलता है। सो हम ये कहते हैं कि हम यहीं से ही हमारी एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जी हम जो मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे एल्गोरिथम या रियल कंप्यूटर्स में, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और अगर हम बेसिक उसके कैटेगरीज को डिस्कस कर लें तो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस जो हैं या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अर्थमेटिक्स के हैं, कुछ डेटा मूवमेंट के हैं और कुछ कंट्रोल के हैं। So let's talk about certain arithmetic operations जो कि हमारे पास primitive हो सकते हैं। addition it's a quite straightforward operation जो कि numbers को add करने के लिए use होता है। then we have a subtraction is basically an addition। it's again subtraction को मैं नहीं कहता कि it's basically something which is called a subtraction, but subtraction is basically the addition of signed numbers, right? सो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद डिवीजन है और रिमाइंडर है। तो अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, मेरे ख्याल में ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन डिवीजन और रिमाइंडर जो है ये दोनों, इस डिवीजन को बेसिकली हम रियल डिवीजन कहते हैं। डिवाइड का जो ऑपरेशन है ये बेसिकली रियल डिवाइड होता है सॉरी, क्योंकि जब एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से जो है वो डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिस्पांस रियल में आता है,
लेकिन वो कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड हो जाती है। रिमाइंडर डिवीजन जो है इट्स बेसिकली डिवीजन जिसमें आपके पास जो क्वोशंट आता है वो आपके पास जो है वो फ्लोट या रियल नहीं होता, बल्कि वो होल नंबर होता है। तो जहाँ तक आपके पास जो डिवाइडिंग फैक्टर है उसके ऊपर आपका जो ऊपर की वैल्यू डिवाइड हो सकती है, जिस लेवल तक मैक्सिमम हो जा सकती है, तो उसके बाद आपके पास एक रिमाइंडर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिमाइंडर डिवीजन। देन वी हैव अ टू ऑपरेशन जिसको हम फ्लोरिंग और सीलिंग या फ्लोर और सील ऑपरेशंस कहते हैं। ये बेसिकली अप्लाई होते हैं फ्लोट नंबर्स के ऊपर कि आपके पास अगर एक फ्लोट नंबर है तो उस फ्लोट नंबर से जो डायरेक्ट लोवेस्ट आपके पास जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आपको फ्लोर का फंक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करके दे रहा होता है, और जो उससे डायरेक्टली बड़ा इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको हम सील कहते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल वैल्यू 2.5। अगर हम 2.5 का फ्लोर ले लें तो 2.5 जो है इट्स रियल नंबर, इसमें से डायरेक्टली स्मॉलेस्ट जो हमारे पास इंटीजर नंबर है वो क्या है, वो 2 है। तो मेरे पास फ्लोर ऑफ 2.5 की वैल्यू जो है वो 2 आती है, और 2.5 से डायरेक्टली ग्रेटर जो है जो हमारे पास इंटीजर है दैट्स 3। सो हमारे पास सीड ऑफ 2.5 जो है उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है जी। उस तरीके से हमारे पास दो और ऑपरेशंस हैं जिसको हम शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट कहते हैं। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट ये बेसिकली जो है ये यूटिलाइज होते हैं जब आप एक वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बाइनरी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस विद अ वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर k। ठीक है जी। अगर आप देखें तो बेसिकली अगर आप बाइनरी नंबर्स को देखें या इवन अगर आप डेसिमल नंबर्स को भी देखें तो राइट टू लेफ्ट जो है वो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ का एक वेट एग्जिस्ट कर रहा होता है। डेसिमल में उसका वेट जो है वो 10 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 होता है, 10 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 10 होता है, 10 रेज़ टू पावर 2 जो है वो 100 होता है, फिर 1000 होता है। तो जैसे आप राइट टू लेफ्ट मूव करते जाते हैं, हर एक जो डिजिट का जो पोजीशन है गोइंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट टूवर्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, उसका वेट जो है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का जो हमारे पास जो वेट्स हैं फ्रॉम दी सिग्निफिकेंट पोजीशन, सपोज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी मूव टुवर्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेट, तो पहले का जो है वो 2 रेज़ टू पावर 0 तो वो 1 देगा, 2 रेज़ टू पावर 1 2 देगा, 2 रेज़ टू पावर 2 4 देगा। सो हमारे पास जो वेट्स बनते हैं उनके पोजीशन वाइज वो बनते हैं 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें उसमें शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का मतलब ये है कि अगर आप जो है वो राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करते हैं, सपोज आपके पास 3 डिजिट का एक नंबर ले लें, जीरो सपोज XYZ, और 000 जो है वो सपोज, या 001 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इन बिट्स को जो है वन लेफ्ट जो है वो मूव कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी वैल्यू बन जाएगी 010। तो पहले 001 जो है वो 1 के इक्वल था, अब 010 जो है वो 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि this is similar to an outcome which is multiplied by 2 raised to the power 1 in that case, right? अगर आप जो है वो लेफ्ट से एक वैल्यू जो है वो टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करें, जिस तरीके से आप दोबारा से इस वैल्यू को 010 को जो है 1 टू द राइट जो है वो शिफ्ट कर लें, तो आपके पास 001 की वैल्यू आ जाएगी। तो 0102 वैल्यू थी और 001 जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम वे is we are performing basically a 2 or 2 a 2 dividing 2 by 2, right? So इसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 आती है। So this is what we call the shift left and shift right operation, जो कि basically multiplication और division by 2 raised to the power k जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। इस तरीके से डेटा मूवमेंट के ऑपरेशन है, आप डेटा को लोड करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, तो ये सारे ऑपरेशन जो है ये भी प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरीके से आपके पास कंडीशनल या अनकंडीशनल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, आपके पास आप क्या कहते हैं, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस, इफ देन एल्स, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज एंड द ब्रांचेस, राइट। सो आप ये कहते हैं किसी, या आपके पास जो है वो किसी पॉइंट पे आप जो है वो आपका जो कंट्रोल है आप उसको एक लोकेशन से दूसरे पे जो है वो मूव कर लेते हैं। सिमिलरली आप किसी भी सब रूटीन मीन्स एक प्रोसीजर को कॉल करते हैं, तो उसका कॉल और उस प्रोसीजर के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है लास्ट में, जब सारा सब रूटीन जो है वो एक टास्क को परफॉर्म करें, तो उसका जो रिस्पांस जो है वो एंड में जो है
वो रिटर्न होता है मेन प्रोग्राम को, वो वाला स्टेटमेंट। तो जस्ट वो स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप उस सब रूटीन को कॉल करते हैं, और दूसरा जिसमें आपको सब रूटीन जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये दोनों जो है ये भी आपके पास क्या हैं, ये भी प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। लेकिन सब रूटीन बाई इटसेल्फ उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो प्रिमिटिव ऑपरेशंस नहीं होते। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमने चूंकि एग्जैक्ट टाइमिंग को जो है वो छोड़ दिया है, हम ये कहते हैं कि हम बेसिकली किस चीज़ पे जा रहे हैं, हम जो है वो एब्स्ट्रैक्शन पे जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हम रिकॉग्नाइज करें कि जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं जो कि कॉमनली हमारे रियल कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद हम कह दें कि जी हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप उसको एक कांस्टेंट टाइम ले लें, और कांस्टेंट टाइम जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है बल्कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जिसको आप कह दें कि कांस्टेंट सी, राइट। टाइम, रनिंग टाइम जो है वो हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आया इनपुट जो है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आप एक अलगोरिथम लिखते हैं, आप एक प्रोग्राम के सोल्यूशन के लिए स्टेप्स लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं, तो आप उसको इनपुट देते हैं। अब वो इनपुट का साइज़ जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि द टाइम टेकन बाय द अलगोरिथम डिपेंड्स ऑन द इनपुट एज वेल, राइट। तो इनपुट तो इसलिए क्योंकि उनका इनपुट का जो साइज़ है या इनपुट का जो स्टेट होता है, द वे दैट इनपुट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट। तो वो दोनों चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं। ठीक है नहीं, और उसका इम्पैक्ट होता है। लेट्स हैव अ लुक कि उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। डेफिनेटली जब हम 1000 नंबर्स को जो है वो सॉर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू दिस कि आप 3 नंबर्स को जो है वो सॉर्ट करें। तो 1000 नंबर्स डेफिनेटली आपके पास अगर एक सिंपल फॉर लूप भी है जिसमें जो कि 1000 टाइम्स चल रहा है, और दूसरे सेकंड टाइम जो है वो उसे 3 टाइम रन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 3 और 1000 टाइम में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। So a given sorting algorithm may even take different amount of time on two input of the same size as well. तो एक तो साइज का इशू है, साइज का तो डेफिनेटली साइज ज़्यादा होगा तो उसका रनिंग टाइम जो है वो ज़्यादा ही होगा। लेकिन सेकंड ये है कि आपके पास अगर साइज एक भी हो तब भी आपके पास एक गिवन एक sorting algorithm जो है वो एक इनपुट के लिए कम और दूसरे के लिए, या दोनों की जो टाइमिंग्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो क्यों हो सकते हैं? लेट्स से एग्जांपल हम ये कहते हैं कि insertion sort जो है it takes less time to sort n elements when they are already sorted, क्योंकि आप sorting का प्रोसीजर है, लेकिन आप उसे sorted सीक्वेंस भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई वो तो नहीं है। सिमिलरली आप जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में भी आप इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है वो टाइम जो है वो डिफरेंट टाइम लेगा, और ये आगे हम देख भी लेंगे कि वो डिफरेंट टाइम जो है वो क्यों ले रहा है। और दिस इज़ ऑब्वियस क्योंकि जैसे ही जो अलगोरिथम हम देख चुके हैं उसमें उसमें जब आप वाइल लूप पे जाते हैं तो जैसे ही आपके पास सॉर्टेड सीक्वेंस होगा तो जो भी करंट वैल्यू होगी वही लोकेशन उसका एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए। तो आपके पास वो स्वापिंग और वो वाले स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके पास स्किप होते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन स्किप होते जाएंगे तो उनका कॉस्ट जो है वो टूवर्ड्स द टोटल कॉस्ट जो है वो काउंट नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई उसका टाइम जो है वो कम होगा। अगर रिवर्स सॉर्टेड की बात करें तो फिर आपको हर एक वैल्यू जो सॉर्टेड सीक्वेंस में है उसको टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना होगा, तब आपके पास जो करंट वैल्यू है उसके लिए लोकेशन बनेगा, तो इसलिए उसका टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा आएगा। जो इनपुट साइज है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? डेफिनेटली वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रॉब्लम को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। यूजुअली हमारे पास जो है नंबर ऑफ आइटम्स जो आपके इनपुट में होते हैं हम उसी को जो है वो इनपुट कहते हैं। ठीक है जी। सो इनपुट साइज जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं आपके इनपुट में। जिस तरीके से हम सॉर्टिंग के हवाले से अगर बात करते हैं तो हमें एरे एन में एन एलिमेंट्स गिवन होते हैं, तो हम जो है बेसिकली वहाँ पे कहते हैं कि उसका इनपुट साइज जो है वो एन है। लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। सपोज हम जो है वो 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटीजर्स में जितने भी नंबर ऑफ बिट्स होते हैं आपके पास दोनों इंटीजर्स में, it could be the possible input size as well, right? So it could have a dependence on that as well, क्योंकि हमने उसी को represent in terms of binary में ही करना है। सिमिलरली अगर हम देख लें तो इंस्टेड ऑफ वन नंबर जो है हम उसको मोर देन वन नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से ग्राफ एल्गोरिथम हम बाद में देखेंगे तो उसके जो रनिंग टाइम्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ वन एलिमेंट जो है या वन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे उनका जो टाइम है वो एक्सप्रेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस
जो कि आपका जो कि एग्जिस्ट करते हैं आपके इनपुट के ग्राफ में, ठीक है। तो आफ्टर डिस्कसिंग के प्रिमिटिव ऑपरेशंस क्या हैं और इनपुट का क्या इम्पैक्ट है, हम रनिंग टाइम को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि रनिंग टाइम जो है वो हम किस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमें अगर एक पर्टिकुलर इनपुट गिवन है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस, the running time will be based on the number of primitive operations or the steps which are executed solving that problem, right? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि हमें जो है वो क्लियर होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम सोडो कोड लिख रहे हैं, सो सोडो कोड जो है वो बेसिकली ह्यूमंस के लिए है और वो कोई सोर्स प्रोग्राम में नहीं है, तो वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो चूंकि अब हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो भी सोडो कोड के ऊपर कर रहे हैं, सोर्स प्रोग्राम के ऊपर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट उस पर जो जा नहीं रहे, एनालिसिस पे तो जा नहीं रहे, एग्जैक्ट टाइमिंग को जो है उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं यहाँ पे वो सोडो कोड के फॉर्म में है, तो वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। सो एक जो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हर एक लाइन ऑफ सोडो कोड जो है वो क्या कर रहा है, उससे एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है। सो अगर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम हम एक सोडो कोड के एक लाइन को जो है वो असाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन से तो डिफरेंट टाइम लेगा while it's executing that instruction or that line of code. But each execution of line I, लेकिन जिसको हमने constant time दिया है वो line I जो है वो जब भी execute होगा तो उसका constant time, उसका जो time होगा execution amount of time which is required to execute that line, वो हमेशा आपके पास क्या होगा, वो CI ही होगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लाइन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है, ओनली एंड ओनली प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं। अगर हमारे पास जो है एक लाइन जो है सोडो कोड का, एक कोड का या एक स्टेटमेंट जो है वो अगर सब रूटीन कॉल है, तो देन द एक्चुअल कॉल, जो एक्चुअल कॉलिंग स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उसके लिए जो है वो इट विल टेक कांस्टेंट टाइम। लेकिन अगर आप सब रूटीन की बात करें तो वो सब रूटीन जो है वो कांस्टेंट टाइम नहीं लेगा, क्योंकि सब रूटीन जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट ओनली अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। If the line specifies operation, then one primitive operation, जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे primitives या ऐसे statements programming languages में exist करते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि sort the points by x coordinate. या हम कहते हैं कि the max value of the given set, right? उस situation में that's basically a procedure call, it's a function call, it's not a single statement, it's not a primitive operation, right? So it will take more than a constant amount of time, and it depends on the number of basically statement which basically constitute that procedure which is basically performing that operation, right? और हम discuss कर चुके हैं कि primitive operations जो है हमारे पास basically कवर करने के बाद now let's talk about the insertion, the analysis of insertion sort, right? ये वो algorithm है जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 लाइंस फॉर इंसर्शन सॉर्ट। अब वहाँ पे हमारे पास ये दो कॉलम्स जो है वो मिसिंग थे, अब हमने यहाँ पे इन दो कॉलम्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, कर दिया है, ठीक है जी। वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, एनालिसिस के लिए हमें ये दो चीज़ें जो हैं अब रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें हर लाइन ऑफ कोड के लिए जो है एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कॉस्ट चाहिए, और हमें ये डिटरमाइन करना है कि हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। दो चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड में है, एक तो हर एक इंस्ट्रक्शन कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, और सेकंड जो है वो हर एक लाइन जो है, लाइन ऑफ कोड जो है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट टाइम है वो क्या है, ठीक है जी। हम assume कर रहे हैं कि the ith line takes time ci, right, which is the constant. So constant time ले रहा है आपका ith line. Since the third line is a comment, it takes 0 or it takes no time, right? So it takes no time means it's 0 time because this is a comment, क्योंकि ये show कर रहा है for the readers के next जो statements हैं वो क्या कर रहे हैं, वो a of g value जो यहाँ हमने select की है
उसको इस सीक्वेंस के अंदर उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद उसको प्लेस कर रहा है। ठीक है जी। सो ये 4 5 6 7 8 ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो चूंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो जो कमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जो एग्जीक्यूट नहीं होगा उसका टाइम नहीं होगा। सो इसलिए हमने इस C3 को जो है वो ज़ीरो कर दिया है। सो लाइन नंबर 1 को हमने C1 दे दिया है, लाइन नंबर 2 को हमने C2 दे दिया है, लाइन नंबर 4 को C4, फिफ्थ को C5, C6, C7 और C8, राइट। अब फॉर अगर आप देखें ये जो लूप है J इज इक्वल टू 2 to n, सो अगर ये 1 to n होता तो ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होना था, क्योंकि 1 to n टाइम्स वो ट्रू केसेस के लिए और n+1 टाइम्स जो हैं वो फॉल्स केस के लिए। तो हमेशा जो लूप की जो बॉडी होती है उससे एक टाइम उसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है या उसका जो टेस्ट वाला पार्ट होता है वो एक ज़्यादा टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ये चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, जो भी वो लूप हो उसमें टेस्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो जो है जहाँ पे कंडीशन टेस्ट होता है वो बॉडी से जो है वो एक टाइम ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। और अब इस लूप के बॉडी में से जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो इसमें से एक कम टाइम, जैसे मैंने कहा कि बॉडी से ये एक ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर ये n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये क्या होगा, ये n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये इनकाउंटर होगा n-1 टाइम। सो इनकाउंटर होना और एग्जीक्यूट होना इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट पे आएगा तो वो उसको रीड करेगा लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है ये भी प्लेन बॉडी है आपके फॉर लूप के लिए, तो ये भी n-1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो n-2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी n-1 एलिमेंट्स हैं, तो वो हमने एक्चुअली जो है वो प्लेस करने हैं। ठीक है जी, हमने 2 से स्टार्ट करना है। n सारे के सारे एलिमेंट्स हैं आपके इंसर्शन सॉर्ट के एरे में जो कि आपको सॉर्टिंग के लिए प्रोवाइडेड है, और 2 से लेके n तक। सो इसका मतलब ये है कि n-1 वैल्यूज जो है वो आपने क्या करने, उतने ही वैल्यूज़ की में जाने हैं, उतने ही वैल्यूज़ पे बेस हमने i का इंडेक्स डिटरमाइन करना है यहाँ से वाइल के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो वाइल की बॉडी जो है वो इन दो स्टेटमेंट्स पे बेस है, और ये जो स्टेटमेंट है ये फिर फॉर का जो है वो सिंपल बॉडी का एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, सो ये जो है ये भी n-1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जब आपके पास एक नेस्टेड लूप होता है तो वो नेस्टेड लूप का लूप जो है उसका रिपीटिशन जो है वो डिपेंड करता है उसके इनर के कंडीशन के ऊपर। सो हम ये कहते हैं कि फॉर j इज इक्वल टू 2 to n जो है, हम ये कह लेते हैं कि t ऑफ j जो है वो बेसिकली क्या है, वो इस वाइल लूप का एग्जीक्यूशन है। ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि t ऑफ j क्या है, for every value of j from 2 to n, t of j जो है वो क्या होगा, it would be the number of times that the while loop test is executed for that value of j। अब j की वैल्यू 2 होगी तो while जो है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, अब j की वैल्यू 3 होगी तो कितना एग्जीक्यूट होगा। सो टी जे हमने एक ऑब्स्ट्रक्ट वेरिएबल ले लिया है और हम ये कहते हैं कि ये while लूप के लिए है। ठीक है जी। और टी ऑफ जे जो है वो हर वेरिएबल के लिए है, j की वैल्यू जो है वो 2 से n तक मैक्सिमम होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमें क्या है, वो टी ऑफ जे की वैल्यूज़ फॉर j इज इक्वल टू 2 to n जब आप ऐड करें तो वो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स होगा जब आप कंप्लीट एक इनपुट सीक्वेंस को जो है वो सॉर्ट करेंगे, तो ये इतना स्पेस लेगा। ठीक है जी, ये इतना टाइम जो है वो लेगा। अब अगेन अगर आप यहाँ पे देखें सो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये फिर वाइल के बॉडी के स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो अगर ये टी ऑफ जे हर टाइम एग्जीक्यूट होगा हर एक जे की वैल्यू के लिए, ये तो ये टी j-1 टाइम ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है जी। और ये भी फिर इसी तरीके से हर एक के लिए जो है वो रिपीट होंगे। अब अगेन ये वही बात कर रहे हैं जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपके पास कोई भी लूप, स्पेसिफिकली हमने फॉर और वाइल लूप को यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज किया है, तो जब वो यूजुअल नॉर्मल तरीके से वो एग्जिट करते हैं, सो ड्यू टू द टेस्ट इन द लूप हेडर हमारे पास क्या होगा, आपका जो टेस्ट है वो एक टाइम बॉडी से ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि अगर आपको सपोज एक बड़ा सिंपल प्रोग्राम गिवन हो फॉर i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n, और आपने उस वैल्यू को कोई वैल्यू जो है उसको प्रिंट करना है, तो क्या होगा कि i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक जो है वो बॉडी में जाएगा, वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट जो है वो i की वैल्यू को प्रिंट करेगा।
लेकिन जब उसकी वैल्यू n+1 हो जाएगी तो तब जाके जो है वो बॉडी जो है वो स्किप हो जाएगी और आपका लूप जो है वो टर्मिनेट होता है। तो हमेशा जो है लूप टेस्ट जो है वो एक टाइम ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है, जिस पे बेस आपका कंट्रोल जो है वो फॉलोइंग स्टेटमेंट पे जो है वो चला जाता है, मींस उस लूप के कंस्ट्रक्ट के फॉलोइंग स्टेट पे जो है वो चला जाता है। ठीक है जी। सो अब हमारे पास जैसे हमने कहा कि हर एक स्टेटमेंट को हमने कॉस्ट दे दिया है, एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट है हमारे पास, कांस्टेंट कॉस्ट है, और हर एक का नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो जनरली हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सो नाउ इट्स क्वाइट सिंपल कि हम क्या करें, हम कॉस्ट को करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ टाइम नंबर ऑफ टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर सारे के सारे लाइंस के लिए इन वैल्यूज़ को जो है ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स जो है इनको आप ऐड कर दें। सो दिस इज बेसिकली गिविंग यू द रनिंग टाइम इफ ऑफ इन algorithm, राइट, ऑफ द algorithm। हम क्या कहते हैं, आप कॉस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को क्या करें, नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इसको मल्टीप्लाई करें एंड देन अप्लाई समेशन ऑल द मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स जो हमारे यहाँ पे हैं फॉर ऑल पॉसिबल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। सो चलें हम इसको जो है टी ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि द टोटल रनिंग टाइम टी टेकन टू सॉर्ट योर इनपुट ऑफ साइज एन जो है वो क्या है, वो बेसिकली रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम ये कहते हैं कि टी ऑफ एन किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। सो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं C1 इंटू एन प्लस C2 इंटू एन माइनस वन, ये टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। C4 into n minus 1, C5 into summation from j is equal to 2 to n for t of j। इस तरीके से C6 into this term number of times, C7 into this term and C8 into this term। आप इन सब को जो है वो ऐड करते जाएं, C1n C2n minus 1, ये आपके पास इस तरीके से जो है वो आ रहा है। सो नाउ वी गॉट अ जेनेरिक फार्मूला। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें वैल्यूज़ जो है वो हमें नोन नहीं है, उनकी वैल्यूज़ जो है वो डिसाइड करनी है, क्योंकि इन जो है इन टर्म्स ऑफ द इनपुट वो तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा उसका पार्ट बनेगा, लेकिन ये टी जे माइनस वन और ये वैल्यूज़ जो हैं इसके लिए जो है वो हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ the input which is given, right। so ये डिपेंड कर रहा होगा अब इनपुट के ऊपर, क्योंकि यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये n और ये n-1 दिस इज ऑलमोस्ट क्लियर कि आपके पास जो है उसकी वैल्यूज जो है वो क्या होंगे। सो ये वाइल के जो कंडीशंस हैं और वाइल से रिलेवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो वाइल का टेस्ट है या वाइल की बॉडी है, वो हमें जो है वो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आएगी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द इनपुट जो हमारे पास होगा। ठीक है जी। सो यही ये यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आपका रनिंग टाइम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि टी ऑफ जे की वैल्यूज़ क्या हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो है वो वेरी कर रहे हैं। सो लेट्स सी, हम इसके टाइप्स के ऊपर जाते हैं और टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास रनिंग टाइम जो है वो बेस्ट केस और वर्स्ट केस के लिए क्या होगा। सो लेट्स मूव द बेस्ट केस। जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा था कि बेस्ट केस का जो रनिंग टाइम है और वर्स्ट केस का जो रनिंग टाइम है वो डिफरेंट है, तो हम बेस्ट केस को ले लेते हैं। एरे का जो बेस्ट केस है इंसर्शन सॉर्ट के लिए, वो विद रिस्पेक्ट टू इंसर्शन सॉर्ट, वो आपका इनपुट एक ऐसा इनपुट है जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप जो इनपुट दे रहे हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड है और सॉर्टिंग इंसर्शन सॉर्ट को आप दे रहे हैं कि इसको सॉर्ट कर लें। तो आपके पास क्या होगा, जब भी आपका फॉर लूप एक की में एक वैल्यू को प्लेस करेगा तो आपके पास आई का जो वाइल का जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन आपके पास क्या होगा, जो उसका दूसरा एंड के बाद वाला पार्ट है जिसमें हम ए ऑफ आई ग्रेटर देन की को चेक कर रहे हैं, जिसमें हम ट्राई करते हैं कि आया हमारे पास ए ऑफ आई में कोई वो जो सॉर्टेड सीक्वेंस है उसमें जो वैल्यू है while going in a decremented fashion, कि आया वो की से बड़ी है या नहीं है। सो जब भी हम इस सॉर्टेड केस को लेंगे तो उसमें हमेशा जो है हमें मिलेगा कि ए ऑफ आई की वैल्यू जो है वो की से लेस या उसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन जो वहाँ हमने लगाया हुआ है कि ए ऑफ आई व्हेन ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, तो वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट टाइम ही वो क्या होगा, वो जो है वो
सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है जी। सो हमें हमेशा यही मिलेगा, सेटिस्फाई का मतलब ये है कि वो फॉल्स होता जाएगा। ठीक है जी। सो आई और डेफिनेटली आई जो है वो हमने J-1 लेना है, उसकी डिक्रीमेंटेशन ये वही स्टेप्स पे वैसे जो अभी हमने पिछले स्लाइड में उसका जो वो है वो देखा भी है। ठीक है जी। सो जैसे ही हम वाइल पे आते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, J=2 की वैल्यू हो, 3 की वैल्यू हो, 4 की वैल्यू हो, 5 की वैल्यू हो, 10 की वैल्यू हो, n तक जो भी पॉसिबल वैल्यू हो, तो हमेशा वाइल का जो सेकंड कंडीशन है एंड के बाद वाला, वो क्या होता है, वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वाइल का जो स्टेटमेंट है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है जे के हर एक आइट्रेशन में। ठीक है जी। और आपके पास क्या है, जो जो वाइल की बॉडी है, तो जब टेस्ट कंडीशन ही फॉल जो जो टेस्ट है वो फॉल्स हो जाता है, तो कभी उसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, अब जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे जो रनिंग टाइम का वो इंजर्शन सॉर्ट के लिए जो फार्मूला डिवाइस किया था, अब हम उसमें बेस्ट केस के परस्पेक्टिव से जो है वो प्लेसमेंट करेंगे। C1n अपनी जगह पे आएगा, C2n-1 अपनी जगह पे आएगा, C4n-1 अपनी जगह पे आएगा। अब C5 जो है वो भी बेसिकली क्या हो जाएगा, वो n-1 हो जाएगा। C5 क्या है, ये वो स्टेटमेंट है जिसमें वाइल का कंडीशन, जो वाइल के कंडीशन लगे हुए हैं। ठीक है जी। सो हमने ये कहा कि वाइल फॉर के एक इटरेशन के लिए वाइल जो है वो एक ही बार चलेगा और वो फॉल्स हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। तो आपके पास जो है वो n-1 टाइम्स ही, चूंकि आपका फॉर लूप जो है वो बॉडी को n-1 टाइम एक्सेस कर रहा है, और वाइल जो है वो एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी n-1 ही हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप उसको उस फार्मूला वाइज करना चाह रहे हैं तो टी ऑफ जे की वैल्यू हमेशा जो है वो 1 हो जाएगी, चाहे वो J=2 है, चाहे वो J=3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 9। ठीक है। सो वो इसकी वैल्यू जो है n-1 हो जाएगी। जो C6 इंटू वो वाला पार्ट था, वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्पेसिफिकली इस केस में जब हम बेस्ट केस की बात करें। ठीक है जी। तो C6 और C7 वाले जो दोनों मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स थे वो क्या हैं, वो यहाँ से ज़ीरो हो गए, और C8 ये अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसके दो टर्म्स हैं, एक वो टर्म्स जिसमें कांस्टेंट विद वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, C1n, C2n, C4n, C5n और C8n, इसको हम जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और उसमें से कांस्टेंट को जो है वो हम कॉमन ले रहे हैं। और सेकंड जो मेरे पास ये -C2, -C4, -C5 और -C8 हैं, इसका माइनस मैंने कॉमन ले लिया और सारे कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इसको हम एक और एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट मींस एक कांस्टेंट से जो है वो क्या कर सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये C1 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C8, इसको एक कॉमन एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट से, जिसको मैं a कह रहा हूँ, उससे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, an बन जाएगा। और ये -C2 -C4 -C5 -Cn जो है, इसको मैं एक और कांस्टेंट है जिसको मैं b कह रहा हूँ, प्लस b कह रहा हूँ। ठीक है। मींस ये माइनस सब ये b के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज जो हैं, इसको मैं एक और कांस्टेंट से, एब्स्ट्रैक्ट कांस्टेंट से जिसको मैं b कह रहा हूँ, उससे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी। तो आपके पास a और b कांस्टेंट पे बेस जो है, इसका जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा an प्लस b, that depend on the statement cost ci। तो ऑफ कोर्स ये जो a और b है, ये इन्हीं ci's जो उसके जो कांस्टेंट जो कॉस्ट है स्टेटमेंट्स के ci कॉस्ट, ये उसी पे ही बेस है। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इसमें जो है a और b जो है ये कांस्टेंट्स हैं, और a जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है, और ये वेरिएबल क्या है, ये बेसिकली आपका इनपुट ही है, इनपुट साइज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। सो जब भी आपके पास एक फंक्शन में आपके पास जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। और चूंकि इसमें वेरिएबल n है, तो ये दिस इज बेसिकली अ लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल n, राइट। तो ये एक बेस्ट केस के लिए हमने इसका जो टाइमिंग है वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है, कि हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस रनिंग टाइम है वो क्या है, वो लीनियर टाइम है। ठीक है जी। मूव करते हैं टुवर्ड्स द वर्स्ट केस एनालिसिस। वर्स्ट केस जो है वो कौन सा होगा इंसर्शन सॉर्ट के लिए।
आप इंसर्शन जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने जा रहे हैं और आपने जो इनपुट दिया है वो रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर है, मींस उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने दिया है। अब हमेशा आपके पास आई वाला तो कोई इशू यहाँ पे सपोज जो है वो नहीं होगा, तो आप हमेशा क्या होंगे, आप ए आई पे आएंगे और ए आई की वैल्यू हमेशा जो है वो क्या होगी, वो आपको लूप के टेस्ट में, वाइल लूप टेस्ट में जो है वो हमेशा क्या मिलेगी, वो की से बड़ी ही मिलेगी। ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर की विद ऑल एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द jth पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जो करंटली आपके पास वैल्यू है, आपने उसको फर्स्ट लोकेशन में ही हमेशा प्लेस करनी होती है। तो आपने क्या करना होगा, आप जो है वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसको जो है j-1 की वैल्यू को j में, j-2 को j-1 में, j-3 की वैल्यू को j-2 में, आप इस तरीके से मूव करते जाएंगे और फर्स्ट की वैल्यू जो है वो सेकंड पोजीशन पे चली जाएगी। और हमेशा यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे कंपेरिजन्स कितनी होंगी, j-1 एलिमेंट्स की कंपेरिजन होगी। j-1 एलिमेंट्स क्या है, ये वो एलिमेंट है क्योंकि आप जब jth को प्लेस करते हैं तो 1 से लेकर j-1 तक एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो आपके पास कंपेरिजन उन सब के साथ होगा क्योंकि करंट वैल्यू जो है वो उन सब वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है जी। अब सो यहाँ पे जो है कौन सा कंडीशन जो है वो आपके लूप, वाइल लूप को जो है वो एग्जिट करेगा। देखिए दो पार्ट्स हैं, एक कंडीशन वाइल के अंदर दो कंडीशन लगे हैं, i इज ग्रेटर देन 0 एंड a ऑफ i इज ग्रेटर देन की। तो ये कंडीशन तो हमेशा जो है वो ट्रू होगा जब तक आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो जब तक एग्जिस्ट करती है का मतलब ये है कि जब तक i की वैल्यू आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब जो है ग्रेटर देन 0 मीन्स द मिनिमम वैल्यू इज 1, तो 1 पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो 2 पे चली जाएगी। अब उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सो जब 0 इज ग्रेटर देन 0 तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा। अब अगेन हमने यहाँ पे जो है वो 1 एडिशनल टेस्ट तो हमने कर लिया है आफ्टर j-1। ठीक है जी। सो अगर आप देखें j-1 तो कंपेरिजन्स हैं और फिर स्वैपिंग भी है, और उसके बाद क्या है, आपके बाद एक कंडीशन फॉर द फॉल्स वन जिसमें हमारे पास 0 इज ग्रेटर देन 0, वो ये कहेगा कि जी द कंडीशन इज फॉल्स नाउ। ठीक है जी। और कंट्रोल जो है वो फॉलोइंग स्टेटमेंट पे जो है वो चला जाएगा, मींस वाइल लूप के, वाइल कॉन्स्टेंट के फॉलोइंग स्टेटमेंट पे जहाँ पे एक्चुअल प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, j-1 + 1, तो ये हो जाएगा t ऑफ j की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट वुड बी इक्वल टू j। आपके यहाँ हर एक केस में जो नंबर ऑफ टाइम्स आपका वाइल लूप का टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो j टाइम एग्जीक्यूट होगा। j की वैल्यू 2 है तो ये 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा, j की वैल्यू 3 है तो ये 3 टाइम होगा, j की वैल्यू 10 है तो ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। और अगर हम उसके बॉडी की बात करें, जो उसके बाद उसके दो स्टेटमेंट्स हैं, 6th और 7th स्टेटमेंट्स, तो वो क्या होंगे, वो j-1 हो जाएंगे। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, टी ऑफ जे की जगह हम जे को प्लेस कर लेंगे और टी ऑफ j-1 की जगह हम j-1 को प्लेस कर लेंगे। ठीक है जी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। हमने टी ऑफ जे को लिया था कि दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ आइट्रेशंस व्हिच आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, विच इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वाइल टेस्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशंस, राइट। और ये जो है ये वाइल के इनर की बॉडी का नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस है। तो अब हमने डिटरमाइन कर लिया है कि वाइल लूप इस केस में जो है वो वाइल का टेस्ट लूप जो है, वो टेस्ट स्टेटमेंट जो है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो वो जे होगा। तो टी ऑफ जे को मैंने जे से रिप्लेस कर दिया है और जो टी j-1 है उसको मैंने जे ऑफ j-1 से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स से एक सीरीज मिलता है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज जो है वो एक सीक्वेंस होता है, समेशन का ही एक सीक्वेंस है कि 1 + 2 + 2 + 3 + 4 अप टू n। इसको हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं कि आप क्या करें, आप j की वैल्यूज 1 से लेके n तक जब सम करते हैं तो इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है वो मेरे पास ये है, एंड दिस इज बेसिकली what we call an arithmetic series, right? So यहाँ पे मैं तो इसके उस पे नहीं जाऊंगा, डेरिवेशंस और उस पे नहीं जाऊंगा कि दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस वन, राइट। सो अरिथमेटिक सीरीज अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि जी 1 से लेके 3 तक वैल्यूज हैं तो उस वैल्यूज का समेशन क्या होगा, सो 1 + 2 + 3, सो दिस इज 6, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें, सो 3 × 3 + 1,
सो ये 12 हो जाएगा, 12/2 तो ये 6 हो जाएगा। दिस इज हिडन ट्रायल मेथड, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि इक्वेशन A.1 जो है वो ये शो कर रहा है, सो आपको वो खुद देखने की ज़रूरत है कि अरिथमेटिक सीरीज जो है वो, ये अरिथमेटिक सीरीज जो है ये इसके इक्विवेलेंट कैसे है। और अगर हम देखें तो ये सीरीज जिस तरीके से है, समीशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 2 टू एन जे, इसमें से जस्ट आपके पास 1 की वैल्यू नहीं है तो बाकी ये इसी के ही इक्वल है। ठीक है जी। यहाँ का केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपके जे की हर एक वैल्यू में से 1 वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है। ठीक है, सो इट्स अ बिट इट्स अ बिट इट्स अ लिटिल थॉटफुल, लेकिन ये जो है ये तो कम्प्लीटली जो है वो अंडरस्टैंडेबल है। तो आपके पास अगर समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 टू एन जे जो है वो इसके इक्वल है, तो समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 2 टू एन फॉर जे जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, इसमें से 1 को माइनस कर दें। जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि इसकी वैल्यू 6 आ रही थी, तो आप इसमें से जो है वो क्या करें, वहाँ पे 1 + 2 + 3 के बजाय 2 + 3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखें 3 × 3 तो ये 12/2 इज 6, तो 6 - 1 जो है वो आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है जी। सो हम यहाँ से जो है माइंड कर सकते हैं, इसको जो है वो डिराइव कर सकते हैं कि समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 2 टू एन जे जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने जो abstract रनिंग टाइम जो है इंसर्शन सॉर्ट के लिए जो फार्मूला डेवलप किया है, उसमें हमें इन दो वाइल और वाइल के दो इनर स्टेटमेंट्स के नंबर ऑफ टाइम्स जो हैं वो हमने इन टर्म्स ऑफ इन वेरिएबल जो है वो डिटरमाइन करके उसमें प्लेस करना है, तभी हम जाके जो है अपने रनिंग टाइम को जो है इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है जी। सो इस तरीके से अगर आप k की वैल्यू जो है वो क्या करें, वो j-1 पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है जी। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको प्रूफ करने की ज़रूरत होगी। इट्स प्रूफ इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल एंड इन मेनी अरिथमेटिक बुक्स एज वेल। तो आप ये मेरे ख्याल में आपका जो है वो असाइनमेंट वाला पार्ट है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ दूंगा। फिर बाद में अगर आप लोग को कोई इशू हो या आप नहीं कर सकते हैं तो हम इसको एडिशनल टाइम में कर लेंगे, लेकिन क्लास के टाइम में नहीं, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके लिए जो है वो लगेगा। ठीक है जी। सो हमारे पास समेशन फ्रॉम जे इज इक्वल टू 2 टू एन फॉर j-1 इसकी वैल्यू n इंटू n-1/2 हो जाएगी। ठीक है जी। आप वही रनिंग टाइम में अब n जो 3 स्टेटमेंट नंबर 5, 6 और 7 के नंबर ऑफ टाइम्स के आपके पास जो एग्जीक्यूशंस हैं इंस्ट्रक्शंस की, आप उसको प्लेस कर दें। तो यहाँ पे ये जो है ये n इंटू n+1 और 2-1 हो जाएगा। और ये C6 और C7 जो है वो इतने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप इसको प्लेस कर लें। ठीक है जी। सो अब इसको जो है वो आप जब सॉल्व कर लें, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से इन स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इन स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इन स्क्वायर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो n इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अब वेरिएबल जो है उसके आपके पास जो है वो दो पार्ट, वो आपके पास दो जो है वो पार्ट्स आ रहे हैं। एक उसका स्क्वायर भी आ रहा है और उसका जो लीनियर फंक्शन है वो भी आ रहा है। ठीक है जी। सो एग्जैक्टली द सेम वे आप क्या करें, उसके n स्क्वायर वाले पोर्शन को जो है उसके जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं उसको आप कंबाइन कर दें, उसको आप कॉमन इसमें से आप n स्क्वायर को कॉमन ले लें। जो n वाले हैं ये वाले सारे के सारे पोर्शन, यहाँ से भी आपके पास n बनेगा। ठीक है जी। सो वो सारे के सारे n जो है वो आप n में से जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट उसको भी आप जो है वो कंबाइन कर लें। और इस तरीके से जो सिंपल कांस्टेंट टर्म्स हैं आप उनको जो है वो सेपरेट कर दें। और उसके बाद आप क्या करें कि जो प्रिसीड करते हैं जो कोफिशिएंट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स फॉर n स्क्वायर, आप उन सबको a से रिप्लेस कर दें। और जो n के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है जी, जो हमने कंबाइन कर लिए हैं उनको आप b से रिप्लेस कर दें। और जो बाकी जो कांस्टेंट्स हैं विदाउट द वेरिएबल, उसको आप क्या करें, c से रिप्रेजेंट कर दें। सो आपका tn क्या आ जाएगा, वो an² + bn + c आ जाएगा, जिसमें a b c जो है वो अगेन आपके स्टेटमेंट कास्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। ये अगर आप देखते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर आपका a जो है वो डिफाइन है, ये सब जो है वो आपको b डिफाइन करके दे रहे हैं, और ये जो है वो आपको c डिफाइन करके दे रहे हैं। ठीक है जी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो फंक्शन जिसमें
इनपुट वेरिएबल या जो वेरिएबल है उसका पार्ट 2 होता है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो हमने बेस्ट केस को भी जो है वो डिटरमाइन कर लिया है कि हमारे पास क्या है। तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जब हमने उसे रिप्रेजेंट किया तो उसने हमें लीनियर फंक्शन दिया, और जब हमने उसके वर्स्ट केस को जो है वो एनालाइज किया तो उसने हमें कौन सा फंक्शन दिया, उसने हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने बेस्ट और वर्स्ट केस को डिस्कस किया, व्हाट अबाउट द एवरेज केस एनालिसिस। ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन पर्पसेस के लिए हम वर्स्ट केस रनिंग टाइम को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो हमें लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम देता है किसी भी इनपुट ऑफ साइज इन के लिए। ठीक है जी। तो इनपुट किसी भी हर एक जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो आपको वर्स्ट केस रनिंग टाइम दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अलगोरिथम आपका कभी भी जो है वो इससे ज़्यादा रनिंग टाइम जो है वो एक्वायर नहीं करेगा। ठीक है जी। अब इसके रीजंस क्या है कि हम वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्यों डिस्कस करते हैं, वो इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि एक तो हमें यह गारंटी देता है कि वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो हमें रनिंग टाइम किसी भी इनपुट के लिए जो है वो रनिंग टाइम का अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी। सेकंड ये है कि हमारे पास कुछ एल्गोरिथम के लिए वर्स्ट केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अकर होता है। अक्सर आपके पास जो एल्गोरिथम्स होते हैं और वो जो है वो वर्स्ट केस में ही रन होते हैं, वो वर्स्ट केसेस के लिए ही रन होते हैं। सपोज हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो सर्चिंग का एल्गोरिथम है। ठीक है जी। तो सर्चिंग का एल्गोरिथम जो है वो उसका वर्स्ट केस क्या होगा कि आप सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आप उन सबको जो है वो चेक कर लें और अल्टीमेटली आप कहते हैं कि जी ये वैल्यू उसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। सो क्योंकि नॉर्मली आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एलिमेंट जो है वो जिसको आप चेक कर रहे हैं, जिसको आप जो है वो सर्च कर रहे हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब रीज़न अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जी चलें वर्स्ट केस रनिंग टाइम तो उसका तो इम्पैक्ट है, और उसके उसके रीजंस भी हमने दे दिए कि जो है वो एक तो हमें गारंटीड अपर बाउंड दे रहा है। सेकंड ये है कि कुछ अलगारिदम जो है वो हमेशा वर्स्ट केस रनिंग टाइम पे ही चलते हैं। अब हम एवरेज केस को जो है वो क्यों एनालाइज नहीं करते। ठीक है जी। सो नॉर्मली अभी हम आगे एक एग्जांपल भी एक छोटा सा देखेंगे, लेकिन नॉर्मली ऑब्जर्वेशंस यही है कि आपके पास जो एवरेज केस है वो उतना ही बुरा होता है जितना आपका वर्स्ट केस होता है। ठीक है। सो दैट्स द रीज़न कि हम नॉर्मली एवरेज केस को जो है वो फाइंड आउट नहीं करते। हमारी कंसंट्रेशन हमेशा वर्स्ट केस पे ही होती है, बेस्ट केस पे भी नहीं होती, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वर्स्ट केस जो है इट अकर्स क्वाइट ऑफ्टन। सो व्हाट इज बेसिकली द रनिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ द वर्स्ट केस, राइट। सो दैट्स द रीज़न। लेकिन लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट वी रैंडमली चूज n नंबर्स एज द इनपुट टू द इंसर्शन सॉर्ट। अभी तो हमने दो एक्सट्रीम लिए। बेस्ट केस में हमने कहा कि जी आप सॉर्टिंग कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, और जो इनपुट है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड है जिसको आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस इंसर्शन सॉर्ट को। ठीक है जी। सो उसने डेफिनेटली जो है उसने ज़्यादा टास्क परफॉर्म नहीं करने थे, तो उसका जो रनिंग टाइम है वो काफ़ी स्मॉल आया। ठीक है। दूसरे केस में हमने कहा कि एक्सट्रीम केस ये है कि आपके पास जो भी अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। सो उसमें हमेशा जो है वो कम्प्लीटली आपने रिवर्स सीक्वेंस दिया है जिसको आप डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। सो एवरेज में क्या होगा कि अब आपके पास जो है आप इस तरह का इनपुट दे रहे हैं जिसमें रैंडमली आपके पास नंबर्स जो हैं या उनके स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इस तरह रैंडम आपका इनपुट है जिसमें कुछ वैल्यूज जो है, जिसमें कभी आपका वाइल एग्जीक्यूट होता है, कभी उसका वाइल का इनर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सो मीन ऑन एवरेज जो है वो हाफ एलिमेंट, सपोज हम कहते हैं कि सपोज हाफ एलिमेंट के लिए हम वाइल जो है या हाफ एलिमेंट जो है वो बेसिकली की के वैल्यू से जो है वो बड़े होते हैं और हाफ एलिमेंट्स जो हैं वो उससे छोटे होते हैं। सो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एवरेज केस बनता है। ठीक है जी। सो ऑन एवरेज हम क्या कहते हैं कि की ए जे इज लेस देन हाफ ऑफ द एलिमेंट। ये आपका सॉर्टेड सीक्वेंस है 1 to j - 1, और ए जे को आप प्लेस करना चाह रहे हैं, तो एवरेज यही होगा कि जो जे है, ए ऑफ जे है, उसकी के जो ए ऑफ जे की वैल्यू है वो इन वैल्यूज में से आधे से बड़ी है और आधे से स्मॉल है, सपोज। ठीक है। सो ऑन एवरेज हम क्या कहते हैं कि द while लूप हैज अ लुक हाफ वे थ्रू द सॉर्टेड एरे। तो उस केस में क्या होगा,
आपके पास उस वैल्यू ने जे के हर एक वैल्यू अगर वो हाफ एलिमेंट जो है वो वहाँ पे जो है वो रिजाइड कर रहा है, मींस कि आधी से वो बड़ी है और आधी से वो स्मॉलर है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वाइल लूप जो है वो जे ओवर टू टाइम चल जाएगा, क्योंकि हमने पहले डिटरमाइन किया है कि वर्स्ट केस में वो टी ऑफ जे जो है वो जे टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइल लूप इन दिस केस, राइट। वाइल लूप टी जे जो है वो वाइल लूप वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो जे था वर्स्ट केस में। अब मैं कह रहा हूँ कि उसको आप क्या करें, उसको आप जो है वो एवरेज कर लें। तो एवरेज का मतलब ये होगा कि जे की वैल्यू जो है, टी ऑफ जे की वैल्यू जो है इंस्टेड ऑफ जे वो जे ओवर टू हो जाएगी। अब इस जे ओवर टू वैल्यू को आप वहाँ पे पुट कर दें, जो आपका रनिंग टाइम के लिए जो फार्मूला हमने डिवाइस किया है बेसिकली, जिसमें हमने फिर वर्स्ट केस और बेस्ट केस के नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर वाइल इन द बॉडी ऑफ द वाइल को जो है वो रिप्लेस किया था। वहाँ पर आप क्या करें, आप टी जे की वैल्यू जो है वो इंस्टेड ऑफ जे जो है वो जे ओवर टू रिप्लेस कर दें, और टी जे माइनस वन जो है वो जे ओवर टू माइनस वन जो है वो प्लेस कर दें। और उसके बाद आप क्या करें, उस फंक्शन को फिर से जो है वो आप क्या कर दें, उसको फिर एग्जीक्यूट कर दें, उसको जो है वो सॉल्व कर लें। तो वहां पे फिर आप देखेंगे कि आपके पास अगेन वहां से जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है। बेहतर तो तब होता जब वहां से क्वाड्रेटिक की बजाय जो है वो लीनियर आ जाता या पॉलीलॉग फैक्टर आ जाता, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर भी आपके पास जो आउटकम है, आपने उनके जे की वैल्यू की बजाय जे ओवर टू जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जे ओवर टू को जो है वो फीड कर दिया है। लेकिन वहाँ पे फिर क्या है, अल्टीमेटली जो आपने उसका रनिंग टाइम डिटरमाइन किया, तो अल्टीमेटली उसने क्या दिया, उसने अगेन आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही दिया। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आपका एवरेज केस जो है वो यूजुअली क्या होता है, वो वर्स्ट केस की तरह ही होता है। स्पेसिफिकली जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, जब हम अपने रनिंग टाइम को जो है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन के हवाले से बात करते हैं, और जब हम उसके एनालिसिस को जो है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ग्रोथ जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट एक्जैक्टली इज द रीज़न कि हम एवरेज केसेस जो हैं उसको नॉर्मली जो है वो डिस्कस। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हमारा सारा एनालिसिस और हमारी अंडरस्टैंडिंग इसी वो पॉइंट के ऊपर होगी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, राइट। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने एग्जैक्ट टाइमिंग की बजाय जो है वो कांस्टेंट टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर बाद में जब हमने रनिंग टाइम डिस्कस किया, तो मल्टीपल जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ थी उनको हमने एक कंबाइन या एक जॉइंट या एक सिंगल जो है वो कांस्टेंट से जो है वो रिप्लेस किया। अब हम जो है वो एक और एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम अपने एनालिसिस को जो है वो सिंप्लीफाई कर सकें, to make it easy, to make the analysis easy, as well as to focus on the important features as well, right? So यहाँ पे हम एक और जो है हम abstraction पे जा रहे हैं, जिस तरीके से जैसे मैंने कहा कि इनिशियली हम जो है वो कांस्टेंट सी आई से हमने स्टार्ट लिया था, तो एग्जैक्ट टाइमिंग को हमने उससे रिप्लेस किया था। उसके बाद फिर हमने ए बी और ए बी सी जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। दैट वाज अनदर लेवल ऑफ abstraction। नाउ हम अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास जो है इंसर्शन सॉर्ट के पर्सपेक्टिव से दो फार्मूलाज जो है या दो फंक्शंस जो है वो हमारे पास डेवलप हो गए हैं। ठीक है जी। एक को हम लीनियर कहते हैं, लीनियर फंक्शन कह रहे हैं, जिसमें ए एन प्लस बी है, और दूसरे को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसको है हम ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है जी। सो अब जो नया एब्स्ट्रैक्शन है हमारे पास, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है वो जस्ट लीडिंग टर्म जो है फार्मूले का जो डेवलप हो गया फंक्शन का फॉर द रनिंग टाइम जो है, हम उसे देख रहे हैं। और बाकी जो लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं, जिस तरह ए एन प्लस बी 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 है, तो ये ए एन वन प्लस बी एन जीरो है बेसिकली। तो लोअर ऑर्डर टर्म जो है वो बेसिकली बी एन आपका बी बनता है या बी एन जीरो बनता है। ठीक है जी। सो आप क्या करें, उस केस में आप ए एन को छोड़ दें। इस तरीके से अगर आप वर्स्ट केस रनिंग टाइम ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी को देख लें, तो ए एन स्केयर उसका लीडिंग टर्म है। तो आप लीडिंग टर्म्स को जो है उससे छोड़ दें या उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और जो उसके लोअर ऑर्डर टर्म है फर्स्ट तो आप ये करें कि उनको ड्रॉप कर दें। ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करें, जो लीडिंग टर्म है, जिस तरह ए एन और ए एन स्केयर हमारे पास बच जाएगा दोनों केसेस में, तो आप उसका क्या करें, उसके जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं उनको भी आप क्या कर दें, उनको भी आप इग्नोर कर दें।
सो यहाँ पे ये थर्ड लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को देख रहे हैं और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो बेसिकली हमारे लीडिंग टर्म के जो वेरिएबल पे बेस हमारा वो है टर्म है, उसी पे बेस हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स अभी हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, जब हमें रिक्वायर्ड होंगे तो हम उसको दोबारा से जो है वो फिर री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ है कि एग्जैक्टली हमें वही कोफिशेंट्स जिस तरीके से हमने ए को रिप्लेस किया था विद C1 लॉट्स ऑफ सी आई वैल्यूज़, राइट। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उन CI वैल्यूज़ हमें नोन हो, क्योंकि वो कभी आपको नोन हो नहीं सकते। C1 C2 whatever the values are, we don't really care about, right? So ultimately हमें कुछ ऐसे कांस्टेंट्स चाहिए which works for us, जो कि एक इनइक्वालिटी को होल्ड करते हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं, उसको हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। एग्जांपल पे आ जाएं, जिस तरह इंसर्शन सॉर्ट है, तो हमने क्या किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी abstracted away, ये मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ, बट लेट्स गो थ्रू इट अवे द एक्चुअल स्टेटमेंट कास्ट टू कंक्लूड दैट द वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज n स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो चूंकि वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम वर्स्ट केस के ऊपर ही जो है वो कांस्टेंट गेट करेंगे, तो बेस्ट केस यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हो रहा। ठीक है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि ऑलरेडी हम एक्चुअल कॉस्ट को जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो अचीव कर चुके हैं। ठीक है जी। आप इसके लोअर ऑर्डर टर्म्स जो ये वाले दो टर्म्स हैं, आप इसको जो है वो ड्रॉप कर दें, सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली एन स्क्वायर। आप उसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट को भी इग्नोर कर दें, मींस दिस वन, सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली एन स्क्वायर, जस्ट एन स्क्वायर। अब हमारे पास एन स्केयर आ गया। सो पहले तो हमने लिखा था कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन स्केयर प्लस बी एन प्लस सी, तो दैट वाज करेक्ट। लेकिन जब हमने लोअर ऑर्डर टर्म्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म को जो है वो इग्नोर कर दिया या एलिमिनेट कर दिया है, तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास वर्स्ट केस रनिंग टाइम टी एन जो है इट इक्वल्स एन स्केयर, बल्कि हमने क्या कर दिया है, हम अब उसके ग्रोथ के ऊपर बात कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जी ये जो एन स्केयर है, जो रनिंग टाइम है, वर्स्ट केस रनिंग टाइम है इंसर्शन सॉर्ट का, इट ग्रोज लाइक एन स्केयर। जैसे जैसे आप इनपुट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, सो यू विल सी कि इसका जो एक पैटर्न है वो आपके पास डेवलप होगा, लेकिन नाउ इट डजंट इक्वल टू एन स्क्वायर एट ऑल, राइट। अब to capture basically this notion of order of growth, चूँकि ये जितनी भी abstractions और ये हम कर चुके हैं, ये बेसिकली एक एनालिसिस के मेथड का पार्ट है जिसको हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। तो अब उस एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के हर एक पॉसिबल कॉन्सेप्ट को जो है या केसेस को जो है उसे हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने एक को इंट्रोड्यूस किया है, फिर बाद में हम दूसरे चैप्टर में उसको फॉर्मली जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमसे टू कैप्चर दिस नोशन कि आपका रनिंग वर्स्ट केस रनिंग टाइम टी एन जो है क्लोज राइट एंड स्क्वायर, सो वी रिप्रेजेंट इट with a symbol theta, and we say that theta of n square to capture the notion that the order of growth is n square, right? So ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का थीटा जो है, ये बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के एक केस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एज आई सेड, for the time being we are just introducing it slowly and gradually. जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, मींस एक और मैकेनिज्म डिज़ाइन और उसके एनालिसिस पे जब हम बात कर लेंगे, तो फिर हम एक्चुअली ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पे आ जाएंगे कि फंक्शन के ग्रोथ जो है वो क्या है और फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हमने जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनको हमने इसी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है, या इसके रनिंग टाइम को हमने इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, और हम फिर कंपेयर करेंगे उसे। हम यही कहेंगे कि एक एल्गोरिथम जो है वो दूसरे से ज़्यादा एफिशिएंट है अगर उसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो स्मॉलर है। सो अल्टीमेटली अगर हमें वर्स्ट केस रनिंग टाइम एक एल्गोरिथम का जो है वो लीनियर मिलता है, तो डेफिनेटली लीनियर जो है इट्स मच मच बेटर देन another the order of growth for worst case running time which is n square, right? So quadratic जो है उससे लीनियर बेहतर है। पॉलीलॉग फैक्टर n log of n जो है वो n square से बेहतर है। n square जो है वो n क्यूब से बेहतर है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो n क्यूब से कम है। सो फिर काफ़ी डिटेल में हम इसके ऊपर जो है वो ये डिस्कशन कर रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग इट्स इनफ कि हमने ये सीख लिया है कि हम बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट के लिए जो है हम इंसर्शन सॉर्ट को जो है वो एनालाइज कैसे करते हैं।
दैट वाज द होल पर्पस ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने यहाँ से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ और ऑब्स्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करनी है, वो हमने लर्न कर। मेरे ख्याल में आज जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं फर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर रहा था, सो वहाँ पे मैंने अरिथमेटिक सीरीज़ को डिस्कस किया था और फिर उसके कुछ वेरिएशंस डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने कहा था कि मैं उसको प्रूफ नहीं कर रहा, लेकिन उसके प्रूफ जो है वो अवेलेबल है। तो आप आज का जो असाइनमेंट है वो इसी चीज़ पे बेस है कि एक तो ये है कि आपका अरिथमेटिक सीरीज मीन्स द समेशन फॉर द वैल्यूज j इज इक्वल टू 1 to n जो है वो n into n plus 1 over 2 के इक्वल है। सो दिस कुड बी वेरीफाइड। आप इसको जो है वो लर्न करें और फिर स्पेसिफिकली उसके वेरिएशंस जो दूसरा जो वर्स्ट केस का वेरिएशन, जो दूसरा वेरिएशन है जो कि tj-1 के लिए हमने जो है वो रिप्लेस किया था, जहाँ पे j-1 हमने लिया था कि आप जो है समीशन फाइंड आउट करें फॉर j-1 वैल्यूज फ्रॉम j इज इक्वल टू 2 to n, राइट। सो ये आपका टास्क है कि आप इसको जो है वो लर्न करें और उसे जो है उस क्या है उसे प्रोड्यूस करें, मीन्स उसे प्रूव करें कि ये किस तरीके से n इंटू n-1 और 2 के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये असाइनमेंट जो है ये आपके उस पर गूगल क्लासरूम पे मैं जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करने के बाद जो है उसको वहीं पे इसका जो रिस्पॉन्स है वो आप जो है वो ऐड कर लीजिएगा बाई द डेडलाइन। ठीक है जी। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आई अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी वो टफ सब्जेक्ट है। तो आप किसी भी टाइम आप लोगों का अगर क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है आप उसमें क्वेश्चन पूछा करें, लेकिन यू शुड डेफिनेटली नो कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है जी। पहले आप गो थ्रू कर लें ये सारे लेक्चर्स, पहले आप गो थ्रू कर लें अपने बुक को, और उसके बाद जो है अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं, आपको कोई एग्जांपल में इशू है, एग्जांपल लेकिन एग्जांपल आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप एक इस तरह लेवल पे पहुंच जाएं जहां पे आप स्टक होते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछें। आई इनकरेज कि आप जो है वो क्वेश्चन पूछते जाएं, क्योंकि आप अगर पूछेंगे नहीं, आप अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास जो है आप उसको जो है वो लर्न नहीं करेंगे। अगेन आज हमने एनालिसिस को जो है वो स्टार्ट किया है। तो अगर आप देखें हम यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन के नंबर ऑफ काउंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उससे काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक के कॉस्ट को हमने कंसिडर करना है, दो इन ऑब्स्ट्रिक्ट टर्म्स, लेकिन हमने उनके कॉस्ट को जो है वो डेफिनेटली जो है वो कंसिडर करना है। सो अगेन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस अलगारिदम के एनालिसिस वाले पोर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेसिफिकली यू हैव टू थिंक लाइक कंपाइलर, नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग। सो ये मेरी सजेशन, ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप इस पर्सपेक्टिव से इस पे सोचें, आपके लिए ज़्यादा सिंपल होगा। अगर ह्यूमन बीइंग के तौर पे सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप करेंगे, और स्किप करेंगे तो आप उस तरीके से उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप इसको जो है टाइम दें, आप इसको टाइम देंगे और कोई भी इशू हो तो आप उसको जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चन के फॉर्म में जो है अपने जो लर्निंग का ग्रुप है आप लोगों का उसमें आप देते जाएं, ताकि सबको उस क्वेश्चन का जो आंसर है उससे बेनिफिट हो। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।